हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपको पता है कि हमारा आपका 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं अर्थशास्त्र की पुस्तक, और जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 आपका प्रारंभ हो चुका है। संसाधन के रूप में लोग, उसको हम लोग आपका समझ रहे थे कि आपका किस तरह से हम लोग मानव को संसाधन के रूप में डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। अगर हम लोग स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर और उसके प्रशिक्षण पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो भविष्य में वो हमें पूंजी के रूप में, कैपिटल के रूप में या एसेट के रूप में हमको प्राप्त होगा, जिसका हमको हमको तो लाभ होगा ही, सीधा उसका प्रत्यक्ष हमारे समाज को और उसकी उत्पादकता से, कुल उत्पादकता से हमारे देश का क्या होगा बच्चों? लाभ होगा, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद में यानी कि आपके जीडीपी में वृद्धि होती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि मानव का विकास हो, मानव एक आप संसाधन बने, आपका रिसोर्स बने, तो उसके शिक्षा पर, उसके स्वास्थ्य पर और उसके प्रशिक्षण पर हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसको हमको ये सब चीजें हम लोगों को ध्यान देना है। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। जैसे हम लोग अपना चैप्टर प्रारंभ कर रहे थे, तो सबसे पहले हम संसाधन के रूप में अवलोकन, मानव पूंजी क्या व्यवस्था है, इन सब चीजों को हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से हम लोग इनको देख रहे थे और एक एक करके ही हम इनको पढ़ रहे थे, और इसमें हम सारी चीजों को जानने का प्रयास कर रहे थे। क्लियर है कि क्या चीजें हैं, किस प्रकार से हैं, कैसे हम इनको समझ सकते हैं, कैसे इनको देख सकते हैं, ताकि हमको ये सारी चीजें क्या आए, एक एक करके आपके समझ में आए। ठीक? और अगर हम लोग इसको ध्यान देते हैं तो इस तरह से हमको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। तो अगर हम इनको बहुत अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेते हैं, इसको जैसा कि हमने देखा कि शकल की कहानी हमने पढ़ी, शकल के बाद हमने विलास की कहानी पढ़ी। ठीक है, देखिए अब यहाँ समझ सकते हैं कि एक लोग है संसाधन के रूप में, एक व्यक्ति है जो आपके पढ़ा रहे हैं, वहीं आपका दूसरा व्यक्ति है जो आपको ध्यान देना है बच्चों, दूसरे व्यक्ति को। दूसरा व्यक्ति देखिए वो आपके सिलाई मशीन के माध्यम से काम कर रहा है, एक कुछ आपके कपड़े के डिजाइन कर रहा है, एक डॉक्टर के रूप में काम कर रहा है। अगर मान लीजिए इनको पढ़ाया ना जाता तो ये क्या डॉक्टर के रूप में काम कर पाते? अगर इनको पढ़ाया ना जाता या अगर वह इनको आपका ट्रेनिंग आपका ना दी जाती, स्किल ना होती, क्या ये लोग इस तरह से काम करते? तो नहीं। तो ये सारी चीजें हमको इसमें समझनी है और एक एक करके हमको इसमें देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए और एक एक करके हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक, क्रियाकलाप की हम लोग बात कर रहे हैं और इस क्रियाकलाप को हम लोग पढ़ते हैं और ध्यान दीजिए। अपने निवास क्षेत्र के निकट स्थित किसी गांव अथवा कॉलोनी में जाएं और वहां गांव अथवा कॉलोनी के लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलाप को देखें। अगर यह संभव नहीं है तो अपने पड़ोसियों से पूछे जाए कि उनका व्यवसाय क्या है, उनके काम को 3 क्षेत्रों में आप किस प्रकार रखेंगे। कह जिनका काम का क्षेत्र है आप उसको कैसे रखेंगे, ये आप इसमें देख सकते हैं। बताइए कि ये क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाएं हैं या गैर आर्थिक क्रियाएं। अब आपको देखना है कि ये इकोनॉमिकल भी एक्टिविटी के अंदर आती हैं कि नॉन इकोनॉमिकल जो एक्टिविटी उनके अंतर्गत आती हैं। विलास अपने परिवार के लिए खाना पकाता है, सकल एक प्राइवेट फर्म में काम करता है, सकल अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करता है। देखिए, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासतों के कारण से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज देखती हैं और पुरुष खेती के काम करते हैं। सकल की मां शीला खाना पकाती है और बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। सकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। यानी कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से अपने कामकाज में, अपनी एक्टिविटी में व्यस्त है। चाहे उसकी महिलाएं हैं वो घर का कामकाज देख रही हैं, पुरुष क्या कर रहे हैं, खेतों का कामकाज कर रहे हैं। ठीक, और साथ ही में हमको और दिखाई देगा कि और अन्य किस तरह के वो आपके कार्यों में आपका संलग्न है। शीला के परिवार पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती हैं उसके लिए उसे कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। बूटा धन कमाता है जिसके परिवार के लिए पालन पोषण खर्च करता है। परिवार के लिए दी जाने वाली सेवाएं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता। क्या होता है कि वो आपका महिलाओं को
भुगतान नहीं किया जाता। उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा। विलास की मां गीता मछली बेचकर आय कमाती थी। इस तरह महिलाओं को उन सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है। वे अब बाजार श्रम में प्रवेश करती हैं। उनके पुरुष सहयोगी की तरह उनके आय, शिक्षा और कौशल पर निर्धारित है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक हैं। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम परिश्रमित दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानून सुरक्षा का अभाव है। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल, अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। यद्यपि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शैक्षणिक और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करती है और कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरी के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है, जिसमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछे वह क्या बनना चाहती है। कह रहे कि आपको पूछना चाहिए अपनी बहन से, अपने सहपाठियों से कि वो लोग क्या बनना चाहते हैं, ठीक है, और क्या देखना चाहते हैं। थोड़ा सा इसको गौर कीजिए आप लोग, ठीक है। जनसंख्या की गुणवत्ता। अब थोड़ा आप लोग जनसंख्या की गुणवत्ता पर आपको ध्यान देना है और इनको देखना है, ठीक। अब देखिए, जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षर दर, जीवन प्रत्याशा के रूप में व्यक्ति के स्वास्थ्य, देश के प्राप्त कौशल पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षरता और स्वास्थ्य जनसंख्या की परिसंपत्ति होती है। क्या होती है? इनकी परिसंपत्ति होती है। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में शकल के बाद शिक्षा ने वर्षों में कुछ अच्छी नौकरी, अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया है। अब कह रहे कि अगर शिक्षा की बात करें तो जो आपका शकल है, शकल ने आपकी पढ़ाई की और उस शिक्षा के बाद वर्षों में कुछ अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसने फल दिया है। हमने देखा है कि शकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत है। आगत का मतलब है इनपुट है। इससे उसके लिए नए क्षितिज खुलेंगे, नई आकांक्षाएं दी जाएंगी और जीवन के मूल्य विकसित होंगे। न केवल शकल के लिए बल्कि समाज के विकास के लिए भी शिक्षा का योगदान है। राष्ट्रीय आय, सांस्कृतिक समृद्धि वृद्धि करती है और प्रशासन की क्षमता बढ़ाती है। क्या होता है? जो हमारा प्रशासन है, जो उसकी क्षमता है, वो बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारणा और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रदान करती है। इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया जाता है। क्या करता है? कह रहे जो गर्ल्स हैं उन पर आपका विशेष जोर दिया जाता है, ठीक है। इस मामले में अब देखिए, प्रत्येक जिले में नवोदय जैसे विद्यालय, प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने की व्यवसायी शाखा विकसित की गई है। शिक्षा पर योजना पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए की दर से 2021 में 99 करोड़ 300 करोड़ रुपए हो गए हैं। सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत के रूप में वे 1851 में के 0.64% से बढ़कर 2019 से 20 में 3.1% ये हो गया है। इसके बाद में केंद्रीय और राज्य सरकार के दस्तावेज भारतीय रिजर्व बैंक के बजटीय अनुमान 17.18 में घटकर 2.7% रह गया है। इसी साक्षरता दर 1951 से 18% से बढ़कर 2017 में आपका 85% हो गई है। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने और अपने अधिकारों को ठीक प्रकार से लाभ कमाने के लिए भी अनिवार्य है। यद्यपि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है तो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब
14.4% से अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों में नए नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता करीब 14.2% से अधिक है। ठीक है। वर्ष 2011 में केरल में कुछ साक्षरता दर प्रतिशत 96.2% है, जबकि बिहार में 7.09% है। वर्ष 2015-16 में प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 8.41 लाख से में गांव में फैली है। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार में शिक्षा के निम्न स्तर पढ़ाई के बीच छेड़ने वाली उस दर कम कर दिया है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी स्कूली बच्चों को 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य, स्थानीय, सरकारी और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता केंद्र सरकार का एक समयबद्ध पहल है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम स्कूल लोटो शिविर प्रारंभ किया गया है। क्या गया नामांकन बढ़ाने के लिए? सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर आपका प्रारंभ किया गया है। स्कूल में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों के धारण और उनकी योजना पोषित करने के लिए दोपहर के लिए भोजन की योजना क्रियान्वित की जा रही है। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में इतनी वृद्धि हो सकती है और कह रहे हैं कि जो लोग हैं इनकी सबकी शिक्षा में आपकी जो वृद्धि है वो आपकी हो सकती है। 11वीं योजना में उच्च शिक्षा के 18 से 23 वर्ष के नामांकन में 26.3% वृद्धि 18% रह गई है। यह विश्व औसतन 26% से मिलती जुलती है। यह रणनीति पहुंच में गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम, परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में जाल बिछाने के लिए केंद्रित है। क्या कर रही है कि जिस तरह से आप 12वीं पंचवर्षीय योजना को देखोगे तो आपको दिखाई देगा 12वीं पंचवर्षीय योजना में 18 से 23 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 26% में आपकी इतनी मतलब लगभग 26% लोगों में आपकी क्या मिली है, नामांकन में उनको वृद्धि मिली है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। चलिए और बहुत ठीक, यह है विश्व औसतन 26 से मिलती जुलती है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने में केंद्रीकृत है। प्रयास दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा देने वाले प्रशिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर केंद्रित है। पिछले 60 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शैक्षणिक संस्थान तथा विश्वविद्यालयों की शिक्षा में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1951 से 2018-19 के बीच कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि, छात्रों के नामांकन तथा अध्यापकों की भर्ती से सारणी इसको देखें। देखिए दिखाई गई है 1950 से लेके 2018-19 के बीच में क्या स्थिति बनी हुई है, इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए आप लोग और इसको पढ़िए ताकि ये सारा आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब 1950-51 में महाविद्यालयों की संख्या देखिए, विश्वविद्यालयों की संख्या देखिए और विद्यालयों की संख्या देखिए, शिक्षक एवं यूनिवर्सिटी और कॉलेज की देखिए। अब देखिए, और यहीं आप 2018-19 को देखिए कितना नंबर बढ़ा और यहाँ आप देखिए कि यहाँ कितने बढ़े। यहाँ स्टूडेंट को देखिए और यहाँ यूनिवर्सिटी में शिक्षक और कॉलेज को देखिए। अब हम इसमें एजुकेशन में जो अगर हम लोग देखेंगे तो निरंतर आपका वृद्धि आपको दिखाई देगी। निरंतर जो चीजें हैं वो आपको बढ़ रही हैं, वो आपको सारी चीजें इसमें दिखाई देंगी। आप इनको बहुत अच्छे से समझ सकते हो और बहुत अच्छे से इसको पढ़ भी सकते हो कि किस तरह से इसमें जो आपकी परफॉर्मिंग चीजें हैं वो हमको इसमें एक एक करके बहुत स्पष्टता के साथ हमको दिखाई दे रही हैं। ठीक, चलिए इसमें आगे देखेंगे और आगे भी बढ़ेंगे क्या चीजें हैं, किस प्रकार से हैं। अब हम थोड़ा बात कर रहे हैं स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य में देखिए, फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि
कोई भी फर्म ऐसे व्यक्ति को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य न कर पाए। अब देखिए, अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है तो स्वास्थ्य खराब करने की वजह से आप इनको देख पाएंगे क्या चीजें हैं, किस तरह से हैं, ठीक, और क्या है आप इनको सोच सकते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति ऐसी फर्म को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगा जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाएगा। देखिए, एक है जो व्यक्ति स्वस्थ है, एक वो व्यक्ति है जो आपका स्वस्थ नहीं है, उसके बराबर वो काम आपका नहीं कर पाएगा। किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य में अपनी क्षमता को प्राप्त करना और बीमारी से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपना योगदान को अधिकतम करने में असक्षम होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने के लिए एक अपरिहार्य आधार है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के किसी भी देश की प्राथमिकता होगी। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त विशेष वर्गों को ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण, पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत में सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? इन सब चीजों का एक आपका निर्माण हुआ है। ठीक, इन उपाय को आपने जीवन प्रत्याशा बढ़ाकर 2014 में 68.3 अधिक हो गई थी। शिशु मृत्यु दर 1951 में 147 से घटकर 2016 में 34 पर आ गई। यानी कि प्रति 1000 में से 1951 में से 147 बच्चों की डेथ हो जाती थी, जबकि 2016 में 1000 में से केवल 34 बच्चों की ही मृत्यु होती है। यानी कि वो 1 साल का भी अपना जीवन पूर्ण नहीं कर पाते। इस अवधि में अधिशोषित जन्म दर में गिरावट 2.08 और मृत्यु दर 6.8 में गिरावट आई है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकन को उपयोगी है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन में गुणवत्ता का सूचक है। शिशुओं के संक्रमण से रक्षा और माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषित सुनिश्चित करना की देखभाल है, जिससे शिशु मृत्यु दर आपका घटती है। क्या होता है? जिससे आपका जो शिशु मृत्यु दर है उसमें आपकी गिरावट आती है। अब थोड़ा सा आप लोग देखिए संबंधित वर्षों में स्वास्थ्य आधारित संरचना कि हमारी हेल्थ एजुकेशन बेस जो इंडस्ट्री है उसमें क्या आपके प्रॉब्लम है, क्या चीजें हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक, और इसको आपको समझना है। ठीक है, क्रियाकलाप के ऊपर थोड़ा सा हम लोग आपका देख लेते हैं। आप निकट के किसी सरकारी या निजी अस्पताल में जाएं तो और निम्न वितरण को नोट करें। जिस अस्पताल में आप हैं उसे कितने बिस्तर हैं, डॉक्टर अस्पताल में कितने डॉक्टर है, अस्पताल में कितनी नर्स कार्यरत है। इसके अलावा निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना एकत्रित करने का प्रयास करें। आपके इलाज में कितने अस्पताल हैं, आपके इलाके में पास पड़ोस में कितने इलाकों में औषधालय हैं, ये आप देखिए। फिर आपको पता लगा कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, कितने उनमें बेड फैसिलिटी है, कितने डॉक्टर है, कितनी नर्स है, कितने ऐसे और आधुनिक मशीनें हैं जो आप इनको देख पाए, तो आपको पूरी चीजें क्या होंगी, साफ हो जाएंगी और बिल्कुल स्पष्ट जो है आपकी जानकारी जो है वो आपको मिलेंगी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है बेरोजगारी। सकल की मां शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल के लिए खेती में काम करने अपने पति बूटा की मदद करती है। सकल का भाई जीतू, बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने में गुजारते हैं। क्या आप सीतू और जीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि हाँ तो क्यों? देखिए, शिक्षा के विषय में हमने देखा, स्वास्थ्य की स्थिति को पढ़ा। अब थोड़ा सा बेरोजगारी पर जो स्थिति बनी हुई है उसको एक नजर देखते हैं। ठीक, कि क्या स्थिति है। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जा सकती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम मिलने की इच्छुक
लोग रोजगार ना पा सके। यानी कि जो आपके प्रचलित मजदूरी दर है और उस प्रचलित मजदूरी दर पर अगर लोगों को काम ना मिले तो हम लोग क्या कहेंगे उनको कि वो रोजगार है, बेरोजगार है। जीतू जिस सीतू छोटे हैं और जिनकी गिनती श्रमिक शक्ति और जनसंख्या में हो सकती है, ना ही जीतू और सीतू शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है। श्रमबाल जनसंख्या के वे लोग शामिल हैं जिनकी उम्र 15 से 59 के बीच है। सकल के भाई और बहन इनकी आयु वर्ग में नहीं आते। क्यों नहीं आते? कि 15 से 59 साल के बीच में है, ठीक। और चाहे इनका भाई और बहन क्या है, इसके आयु के वर्ग के बीच में नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। सकल की मां शीला परिवार के लिए काम करती है। वह अपने घर से बाहर जाकर परिश्रम के लिए काम करने की इच्छा नहीं रखती है। उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। सकल की दादी दादा और नाना नानी जिनका यद्यपन कहानियों में वर्णन नहीं है, उन्हें बेरोजगार नहीं कह सकते। उन्हें भी हम आपका बेरोजगार आपका नहीं मान सकते। ठीक है, ये आपको समझना है। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में बेरोजगारी तथा ग्रामीण और क्षेत्रीय बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, नगरीय क्षेत्र की अधिकांश बेरोजगारी है। कैसी है? नगरीय क्षेत्र की जो है अधिकांश आपकी बेरोजगारी है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में ही रोजगार नहीं पा सकते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस समय समस्या से जूझते हैं कि वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं, जैसे बुआई, कटाई, निराई तथा गहराई। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आधारित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता है। और क्या नहीं मिल पाता? कृषि पर आधारित कुछ उनको जो व्यस्त काम है वो उनको नहीं मिल पाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। उनके पास भूखंड होता है जहां उनके काम मिलता है। प्राय ऐसा कृषिगत काम करने में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन उनमें 8 लोग होते हैं। इनमें 3 लोग अतिरिक्त हैं। ये 3 लोग इस खेत में काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा ही किया गया अंश 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता है। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत का उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों की काम करने की आवश्यकता नहीं है और 3 अतिरिक्त लोगों को प्रच्छन्न रोजगारी के रूप में देखते हैं। ठीक है, सिंपल प्रच्छन्न रोजगारी कैसे समझिए, बड़ा सरल मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई खेत है, किसी में खेत में काम करने के लिए 2 आदमी की आवश्यकता है और 2 आदमी की आवश्यकता के अनुसार गेहूं 10 कुंटल होता है। 2 की जगह हमने 10 व्यक्ति लगा दिए। क्या लगा दिए? 10 व्यक्ति। मान लीजिए 5 लगा दिए तो उत्पादकता तो उतनी ही रहेगी, लेकिन वो 3 आदमी भी वहां पर कृषि कार्यों में खप जाएंगे। यानी कि 3 की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने 3 लगा दिए, तो वो क्या हो गए? प्रच्छन्न मतलब छुपे हुए हो गए। उनकी एग्रीकल्चर में आपका कोई भी जरूरत नहीं थी। ये आपको ध्यान रखना है। क्या नहीं थी? एग्रीकल्चर में कोई उनकी जरूरत नहीं थी। ठीक, तो फिर भी वो कहाँ है? उसी कृषि कार्य में आपके लगे हुए। ठीक है, तो ये आपको समझना है और ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, ताकि आप इसको देख पाए, आप इसको सीख पाए। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट बनता है? कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। चलिए, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को आपने समझा। शहरी क्षेत्रों में मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना है। कह रहे कि शिक्षित बेरोजगार एक सामान्य कैसी है? आपकी परिघटना है। मैट्रिक, स्नातक, परोस्नातक डिग्री धारक अनेक
युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। एक अध्ययन में हमने ये बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना स्नातक और परोस्नातक युवक को बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई है। कुछ विशेष श्रेणियों में जनसंख्या के अधिपत्य के साथ कुछ लोग अन्य श्रेणी में जनशक्ति में कमी विद्यमान है। एक ओर तकनीकी आहत प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है और दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए इतनी तकनीकी कमी भी है। और कैसे है कि वह आपका उनको तकनीकी भी कमी है। बेरोजगारी से जनसंख्या संसाधन की बर्बादी होती है। युवक को निराशा और हताशा की भी भावना होती है। कैसी होती है? निराशा और हताशा की भी भावना होती है। लोगों के पास अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं है, यानी कि जितना लोगों को परिवार के लिए भरण पोषण की आवश्यकता है उतना भी उनके पास क्या नहीं है, जो पर्याप्त पैसा है वो उनके पास नहीं है। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने में इच्छुक हैं और जो सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, उनका एक बड़ा सामाजिक अवरव्य है। बेरोजगारी से अधिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्य जनसंख्या पर बेरोजगार की निर्भरता बढ़ाती है। किसी कार्य के साथ ही समाज के जीवन गुणवत्ता का पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किसी परिवार का जीवन निर्वाह इस स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर पर एक आम गिरावट आती है। स्कूल प्रणाली के अलावा वृद्धि होती है। ठीक है, इसीलिए किसी अर्थव्यवस्था में समग्र विकास पर बेरोजगारी के अति प्रभाव लाभ है। बेरोजगारी की वृद्धि में मंदीग्रस्त अस्थिरता का सूचक है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है, इन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित करता है, जिसे किया जाता है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता तो स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अर्थव्यवस्था के लिए जो दायित्व हैं वो आपके बन जाएंगे। तो उन सारे दायित्व को, उन सारी अर्थव्यवस्थाओं को, उन सारी चीजों को हमको समझना है और उन पर आपका हम लोगों को एक एक करके आपका बात करनी है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए और थोड़ा सा इन पर, ठीक, इतना देखा आपने? ठीक। सांख्यिकी रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित की जाती है कि पूरे वर्ष काम करने में प्रतीत होती है, लेकिन उनकी क्षमता और आय उनके हिसाब से उनके पर्याप्त नहीं है। वे तो कर सकते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें काम थोपते हुए शायद अपनी पसंद का कोई काम नहीं करता। गरीब लोग बैठकर बेकार सकते हैं, वे किसी भी काम में जुड़ना चाहते हैं, चाहे कितना भी कमाई क्यों ना हो। इस कमाई से वे किसी तरह के जीवन का अपना निर्वाह कर पाते हैं। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पर अपना कुछ दृष्टि डाली और जिससे हमें स्पष्ट हुआ कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, एजुकेशन में हम लोग किस तरह से एजुकेशन को बढ़ाने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चला रहे हैं और उनकी एक हमने सारणी को देखा। साथ ही हमने जो रोजगार की स्थिति को भी जानने का प्रयास किया है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।